हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी और आप सभी कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं बहुत ही उम्दा और जोरदार आपकी तैयारी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और जोरदार बनाने के लिए आज जो है सर्वश्रेष्ठ 500 प्रश्न लेकर आए हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के लिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका पेपर अभी सितंबर से होने वाला है उसके लिए तो अंत तक देखना है आज का ये क्लास, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ 500 प्रश्न आपको इसी क्लास में करवाएंगे। बीपीएससी का संपूर्ण निचोड़ मात्र एक वीडियो में। YouTube का नंबर 1 क्लास ये होने वाला है, तो अंत तक देखना है। सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और क्लास 10th पर आधारित हैं, जो क्वेश्चन आपसे बिहार पुलिस एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। तो बिना देरी किए क्लास शुरू करेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक लाइक कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, बिना देरी किए क्लास में आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, याद रखिएगा। और अभी दूसरी बार मनाया जाएगा 5 अक्टूबर 2023 को। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 5 अक्टूबर 2022 को। या फिर भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है, तो 2022 से। और कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये वर्ष 1948 में लागू किया गया था। राइट आंसर है वर्ष 1948। देखिए अगला क्वेश्चन है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए, शांति का प्रतीक जो है वो कबूतर को माना जाता है। तो राइट आंसर होगा कबूतर। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में जो पर्वत श्रेणी है वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को पंपास के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा पंपास। साथियों, आपको जो क्वेश्चन सभी करवाएंगे 500 क्वेश्चन इसी क्लास में, बहुत ही ये सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बीपीएससी का संपूर्ण निचोड़ दे रहे हैं, कंप्लीट देखना है। और सारा ही क्वेश्चन मैंने वन लाइनर लिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो और क्लास आपका जल्दी खत्म हो जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है, याद रखिए कानपुर उत्तर प्रदेश। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मेकाले ने शुरू किया था। तो लॉर्ड मेकाले राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो साथियों अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में, यह आपने पढ़ा होगा। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था उषा मेहता ने, यह याद रखिएगा उषा मेहता। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, दुल्हस्ती पावर स्टेशन ये चेनाब नदी पर स्थित है, चेनाब नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ देखिए, आयतन के आधार पर पूछा है आपसे, आयतन यानी विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो अमेजन नदी करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को। वेनेजुएला करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा सीसा उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद जिला है ये किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच के लिए, यानी सीसा उद्योग के लिए करेक्ट होगा सीसा उद्योग। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? याद रखिए साथियों, कंप्यूटर को बनाने वाले जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो देखिए,
बच्चों में जो सूखा रोग होता है उसको हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं, रिकेट्स। और वयस्कों में जो सूखा रोग होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी करेक्ट होगा। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य साथियों ये मिजोरम में स्थित है। भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम, और मिजोरम में ही डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? याद रखिएगा 5 स्थायी सदस्य। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के समय जो है 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से, दल बदल कानून से, दल बदल विरोध कानून से, याद रखिएगा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा राजीव गांधी जी। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 57। ये जो 500 क्वेश्चन है मैंने हर एक टॉपिक के क्वेश्चन ऐड किया है, यानी आपका कंप्लीट क्लास ये होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। एक चीज याद रखना कि अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी जिनको भारत का ओल्ड मैन यानी वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर होगा संसवनी वंश का, याद रखना। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जाजिया कर न लेने का आदेश दिया था? याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना। महाराजा रंजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो देखिए महाराजा रंजीत सिंह, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। पूछा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा लाहौर में बनाई थी। और इन्होंने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। शाह शुजा करेक्ट है। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो करेक्ट है दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन थे पता है ना? दारा शिकोह मुगल शासक शाहजहां के पुत्र थे और औरंगजेब के भाई थे। अगला है, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो याद रखिएगा लकड़ी का। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। लावनी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा साथियों महाराष्ट्र राज्य का। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है आरती साहा। एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को, यानी महात्मा बुद्ध को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा जेवलिन थ्रो से, यानी भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक याद रखिएगा। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों सोवियत संघ यानी रूस को बोला जाता है, और विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, यानी एक सेंचुरी जो है वो काफ़ी नहीं है। इस पुस्तक को लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो साथियों सौरभ गांगुली, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष। देखिए
ए सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक के लेखक हैं सौरभ गांगुली। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह वर्ष 2005 में पारित हुआ था, 2005 में। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग कर दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा है कि योजना आयोग का गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो 1950 में। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? तो याद रखिएगा, 1787 ईस्वी में। सन 1992 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो राइट आंसर है मोहम्मद गौरी के। और तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें मोहम्मद गौरी को हराया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और जो दूसरा युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो याद रखिए, गोल्ड मूवी जो है ये यही दिखलाता है। ये एक रियलिटी, मतलब कि रियल लाइफ पर बनी मतलब एक मूवी है, जो ये बताता है कि भारतीय हॉकी टीम ने भारत की आज़ादी के बाद पहला बार स्वर्ण पदक ओलंपिक में कब कैसे जीता था। ठीक है, तो उस मूवी का नाम है गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा में कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? यानी महानदी और गोदावरी नदी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कितना प्रतिशत? तो 24% याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है जिला परिषद। और सबसे निचला स्तर पर क्या होता है? तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत सबसे निचले और सबसे ऊपर होता है जिला परिषद। देखिए, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो सौरमंडल। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है, यही इसका तात्पर्य है, यही इसका उद्देश्य है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा है? तो करेक्ट है परमवीर चक्र। अगला है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो करेक्ट आंसर है बालाजी बाजीराव के समय में। अगला है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है? तो देखिए, लक्षद्वीप जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो कारावती या कावर्ती में, जो आप बोल सकते हैं। लक्षद्वीप अरब प्रायद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप की जो राजकीय भाषा है वह है साथियों मलयालम, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं, ये भी याद रखिए। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? तो याद रखिएगा, पायलट ऑफिसर। नेक्स्ट है, एफएम का विस्तारित नाम क्या है? यानी एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज, इसको वर्ष 1958 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला एक, कंप्यूटरीकृत भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट कानून को। रॉलेट एक्ट कानून को क्या कहा जाता है? तो काला कानून कहा जाता है। इसमें क्या होता था कि बिना मुकदमे के ही किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय ने। बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्नवालिस ने। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया था? तो बंदा बहादुर ने, याद रखना। संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए एक एमटीएस का फुल फॉर्म आप जानते हैं, एसएससी एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, लेकिन संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मोबाइल टेलीफोन सर्विस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1950 ईस्वी में। अगला है, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए हमारे भारत के मूल संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो याद रखिएगा 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं और इसका प्रावधान संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और मूल संविधान में पूछे तो 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया था, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों उदयपुर को। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? राइट आंसर होगा सोडियम। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है, यानी श्वेत क्रांति का जनक? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और इसका संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? देखिए सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है ये तो मैंने बता दिया, दूध उत्पादन से। तो यहाँ पर याद रखिए सफ़ेद क्रांति, जिसे दूध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। ठीक है, इसका संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। अगला है, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे में परिवर्तित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विश्व का वह एकमात्र झील कौन सा है जो 12 वर्ष उसमें खारा पानी रहता है और 12 वर्ष उसमें मीठा पानी रहता है? तो याद रखिएगा तिब्बत की उरोत्सो झील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पंजाब में। कब? तो साथियों 1952 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और वर्तमान में जो है देखिए संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का क में किया गया है, याद रखना। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, याद रखिएगा। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहां किया गया था? तो देखिए भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण जो है ये 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा साथियों फुटबॉल से। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा साथियों, पंजाब का। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखिए पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु करेक्ट होगा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो करेक्ट होगा नागालैंड राज्य का। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो याद रखिए, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर, अभी मैंने बताया आपको, सिक्किम में स्थित है। किस भारतीय राज्य में मंदिरों की पुण्य, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो तमिलनाडु को। बिल्कुल क्लास आपको फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि 500 क्वेश्चन इसी क्लास में करने हैं। अगला है, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किससे मापा जाता है? तो कैलोरी में। यानी भोजन जो हम खाते हैं उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? तो दिसंबर 1885 में बम्बई में। याद रखिएगा। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा उष्णाद्र पतझड़ वन। याद रखना। 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश को आपस में जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है कौन? तो 3 बीघा कॉरिडोर। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है ब्रह्म समाज की। कब? तो 1828 ईस्वी में। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दोनों ही प्राप्त किया है? तो याद रखिए मोरारजी देसाई। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर होगा आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होते हुए। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित है? तो संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन है? तो 24। याद रखिएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? तो 1835 में। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा साथियों कर्नाटका राज्य। याद रखिएगा, जहां पर सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर होगा पावापुरी में। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ये भी याद रखिएगा। अगला है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो देखिए वह विदेशी दूत कौन था जिसने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो हेलियोडोरस। याद रखना, हेलियोडोरस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो देखिए वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, तांबा। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो राइट आंसर होगा साथियों यजुर्वेद का। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो राइट आंसर होगा दैमाबाद से, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो देखिए महावीर स्वामी, मैंने अभी आपको बताया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये यति कब कहलाए थे? तो जब इन्होंने गृह त्याग किया था, गृह अपना घर त्यागने के बाद। अगला है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो राइट आंसर है साथियों कुषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो याद रखिए मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो वह सूफी संत मंसूर हल्लाज था जिन्होंने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था,
यह कथन किसका है? तो देखिए इस कथन को कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? याद रखिएगा मत्स्य पुराण में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्राधान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा किस शाखा में? तो वज्रयान में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ से माफ करना संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो साथियों ये हम्पी में स्थित है, कर्नाटका में। किस शासक ने चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा था? इंडिया डिवाइडेड, याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा हेमू। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, याद रखिएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथियों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिएगा चिकित्सा से। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो देखिए गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के जो मुख्य अधिकारी होते थे उनको पुरपाल के नाम से जाना जाता था, पुरपाल कहा जाता था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। इनको चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जारी किए गए सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो राइट आंसर होगा सरस्वती नदी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो साथियों महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए हैदराबाद नगर की स्थापना की थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा संस्कृत। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो याद रखिए निरंजना नदी के तट पर। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो आगे देखिए याद रखिएगा अगेसिलोस इनका नाम था। ठीक है, अगेसिलोस। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, याद रखिएगा। अगला है वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो राइट आंसर होगा प्राकृत। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो देखिए प्राचीन भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो कुषाण, याद रखिएगा कुषाण वंश के शासकों ने। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपको अंत तक देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कराने हैं आपको। देखिए सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो याद रखिएगा बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो याद रखिएगा सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा दिल्ली का पुराना किला ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की थी? तो याद रखिए तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की थी किसने? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो कि साथियों दिल्ली सल्तनत के शासक थे, इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना या गुलाम वंश की स्थापना सबसे पहले 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, याद रखना। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेल शासकों की राजधानी थी खजुराहो में। खजुराहो जो कि भोपाल में स्थित है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? याद रखिएगा लाल रंग का। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो याद रखिए साथियों धम्मपद को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो देखिए चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य, याद रखिए कौटिल्य।
चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो राइट आंसर होगा कनिष्क के। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो देखिए राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना के तहत। अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। भारत का भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार है, याद रखना। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 2,933 किलोमीटर, याद रखिए। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत के तटीय भाग कुल लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग की कुल लंबाई जो है साथियों आपका 6100, याद रखिएगा, 6,100 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर होगा साथियों सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में स्थित है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राइट आंसर होगा लोकटक झील में, जो कि मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर दुनिया का एकमात्र क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। उत्तराखंड के किस भाग में, देखिए उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो याद रखिए उत्तराखंड के तराई में। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आरावली पर्वत श्रेणी ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा गुरु शिखर चोटी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा यमुना नदी। ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा कावेरी नदी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो करेक्ट है नंदा देवी चोटी। अगला है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है K2, जिसको गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी कुल ऊंचाई है 8,611 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसका नाम है हिमाद्री, यानी बृहत हिमालय। अगला है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। ये गुजरात राज्य का जिला है, जो कि टोटल मिलाकर 45.652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा माहे, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। ये 9 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में अगर आपका महाराष्ट्र दिया हुआ रहेगा तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं होगा तो फिर गोवा आंसर होगा। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वन भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे कम संख्या में वन किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पर कावेरी, और अगर कावेरी आपका ऑप्शन में ना रहे तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, याद रखना। आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो ये श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक है। जलड मरुमध्य, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, इसको यहीं पर आदम्स ब्रिज या आदम का पुल स्थित है।
भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए, भारत तथा चीन के बीच जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, याद रखिए। किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो शिमला समझौता 1914 के तहत, याद रखना। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिए। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को, याद रखना। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो देखिए, रिंग ऑफ फायर ये ज्वालामुखी पर्वतमाला है साथियों, और ये किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखना। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो याद रखिए लक्षद्वीप, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो साथियों काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो याद रखिएगा सिपकीला दर्रा, ये जो है तिब्बत को जोड़ता है शिमला के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो बर्निहाल दर्रे में, जम्मू कश्मीर में। जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तब उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है यानी वर्षा और बर्फ एक साथ गिरता है तो उसको स्लिट कहते हैं, याद रखिएगा। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा थाईलैंड को। भारत वायुमंडलीय की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फियर यानी सौरमंडल। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको बिल्कुल क्लास फास्ट करवा रहे हैं। तो देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है, याद रखना। डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो ये मोजाबे मरुस्थल में स्थित है, याद रखिएगा। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा तीसरा स्थान। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो साथियों पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन आपका होता है यूपी में, याद रखना। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो धान की खेती सबसे अधिक होती है भारत में। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा केरल। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो साथियों देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। इन्होंने 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा अवतल लेंस का। और दूरदृष्टि दोष के से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखना। अगला है, किसी लेंस की क्षमता उसके किससे निर्धारित की जाती है? तो किसी भी लेंस की क्षमता को डायोप्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। अगला है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो साथियों याद रखना लाल रंग की। देखिए, आप पूरी तरह से जो है ना, ये 500 क्वेश्चन देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। ठीक है, यानी जो आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप भूल गए होंगे, वो सारा रिवीजन हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा बिल्कुल। जैसे कि पेपर को आप चीड़ फाड़ के रख दो बिल्कुल। इस बार पेपर में मतलब तहलका मचा देना है आपको, ये अपनी एक सीट पक्की करनी है बिहार पुलिस में, है ना। और इतना आप करोगे मुझे पता है। तो कंप्लीट हर एक क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन आपको पता था अच्छी बात है रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पता था वो आप अभी सीख जाओगे। अगला है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? याद रखिएगा न्यूटन ने। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर से। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर होगा हीलियम। देखिए अगला है, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो साथियों राइट आंसर होगा टीबी के लिए। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? याद रखिए यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है साथियों। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है धोवन सोडा और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अगला है सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा पराश्रव तरंगों का। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? तो करेक्ट होगा सरीसृप से। बर्फ जल में तैरता है क्यों? तो साथियों देखिए बर्फ जल में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? यानी रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में जो भी चीज़ हम रखते हैं वो ठंडा रहता है, वो किस गैस की उपस्थिति के कारण? तो फ्रीऑन के कारण। याद रखना। किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो साथियों करेक्ट होगा हीरा। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जब लोहे पर जंग लगता है तो फेरस ऑक्साइड की परत उस पर चढ़ जाती है जिसके कारण भार बढ़ जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए जल में घुलने वाला विटामिन है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलने वाला विटामिन है विटामिन डी ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। याद रखिएगा। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी जिसको बोन मैरो कहते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आती है? तो टोकोफेरल की कमी के कारण। टोकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो याद रखिए जब दूध फट जाता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय का विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी कराया जाता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है ईसीजी का। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है साथियों प्लीहा। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो करेक्ट होगा इंसुलिन की कमी के कारण। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो स्तनधारियों में 4 कक्षीय का हृदय पाया जाता है। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए दांतों और हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। साथियों बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि जो है समय कम लगे, कम समय में आप लोग सारे क्वेश्चन पढ़ सको। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर होगा 206। देखिए कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो याद रखिएगा लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और टेंडन हड्डी को मांसपेशी से। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए मानव शरीर में पाचन का उत्पादन जो है ये छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखिएगा 20। देखिए दूध का जो दांत होता है, दूध के दांत की संख्या होता है 20, और ये बच्चा अवस्था में ये एक बार टूट जाता है पूरा दूध का दांत और दोबारा से उत्पन्न होता है। तो यही 20 दांत मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा टाइलिन। कौन सी धातु जो है जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो राइट आंसर है पोटासियम। पोटासियम के परमाणु संख्या 19। पोटासियम की खोज किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी ने। याद रखिए जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा 18वें समूह में। जहाज़ों में देखिए जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पानी की गहराई को मापने के लिए। अगला है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो साथियों किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। याद रखिएगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो उस तत्व का क्या नाम है? तो साथियों उस तत्व का नाम होगा आपका फास्फोरस। माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? अब देखिए बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से। अगला है ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को द्रवीकरण कहा जाता है। साथियों
जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद पुनः सुनाई देती है? तो 0.1 सेकंड के बाद, याद रखना। देखिए, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? याद रखिएगा, बर्जिलियस ने। जैसे कि कॉपर को हम लिखते हैं Cu, दो तत्व दो नाम से। देखिए, केवल दो प्रतीक है ना, C और U। इसी प्रकार इस कथन को किसने कहा था कि इस प्रकार से हम तत्वों को लिख सकते हैं? तो बर्जिलियस ने। अगला है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? याद रखिएगा, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होता है? तो यह जड़त्व के कारण होता है, न्यूटन के पहले गति के नियम के कारण। अगला है, किसकी अनुपस्थिति में अवयवी श्वसन होता है? तो किसकी अनुपस्थिति में? तो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, याद रखना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवयवी श्वसन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं समूह मौजूद हैं? तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसका नियम हेनरी मोजले ने दिया है, इसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। अगला क्वेश्चन है, माता रोगाणु कोशिकाएं किससे निर्मित होती हैं? तो माता रोगाणु कोशिकाएं जो होती हैं ये अंडाशय में निर्मित होते हैं, याद रखना, अंडाशय में। अगला है, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो साथियों, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है एसीटिर एसिड। याद रखिए, एसीटिर एसिड। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बांटा गया है? तो 5 परतों में बांटा गया है। अगला है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी सबसे पहले? तो चाणक्य ने। इसीलिए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है और सबसे पहले प्राचीन काल में अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, जैसे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उत्पाद क्या कहलाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद मैंने आपको बताया, अब यहाँ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा, याद रखिए। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इस कथन को कहा था एडम स्मिथ ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो साथियों, निजी स्वामित्व। याद रखिए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, तो निजी स्वामित्व याद रखिएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि ना तो आयात होगा और ना ही निर्यात होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अभी मैंने आपको बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र का विकास। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप अनुमोदित करता था साथियों राष्ट्रीय योजना आयोग नहीं होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखना, विकास परिषद, ठीक है, विकास परिषद। देखिए, योजना आयोग क्या करता था? ये पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था, लेकिन उसको अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद देता था, याद रखना। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, याद रखिए। अगला है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो राइट आंसर होगा साथियों, सेवा क्षेत्र का। भारत में अधिकतर कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? तो राइट आंसर होगा निगम कर से।
प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? तो प्रत्यक्ष करों में देखिए यानी डायरेक्ट टैक्स में कौन सा वो टैक्स है जिससे भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? तो आयकर से, इनकम टैक्स से। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 में, याद रखिए। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण। अगला है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो याद रखिए विकासशील राष्ट्र है भारत। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो देखिए भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की जाती है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो साथियों 1959 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों मध्य प्रदेश। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की। और अगर आपसे पूछे भारत का कौन से राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा केरल राज्य का। अगला है, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो जारी किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो क्या करता है? तो देखिए बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था आपसे पूछा है साथियों, याद रखिएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए वर्ष 1949 में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। देखिए किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो साथियों रॉल्फ नादर को, याद रखना। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में। देखिए किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया था? तो राइट आंसर है 1985 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया विश्व उपभोक्ता दिवस जो कि साथियों आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिए 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? तो तृतीयक क्षेत्र में, याद रखना। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन जी को। और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों नॉर्मन बोरलॉग को। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्थिक विकास की गति जो है आर्थिक विकास की गति मापी जाती है, इससे याद रखना। अगला है, किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? देखिए गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? तो रेगनर नक्रस ने, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर कर्ता क्या दर्शाता है? तो भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर कर्ता ये क्या दर्शाता है? तो आय वितरण को दर्शाता है, याद रखना। आय वितरण थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। उस अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं? तो इसे कहते हैं मुद्रास्फीति।
और मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ऋणी को, जो ऋणी होता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राइट आंसर होगा रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का क में या ए में याद रखिएगा, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कौन से भाग में है संविधान के, तो भाग 4 का ए में याद रखिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संविधान में कौन देता है, तो कौन देता है, संसद देता है। अगर भारत में नए राज्य का गठन करना हो तो इसकी मंजूरी कौन देगा, संसद देगा। राजनीतिक दल पार्टी, देखिए राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्ष सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है, तो याद रखिएगा पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त होता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति भारत की संसद को प्राप्त होता है। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कब, तो 1991 से, याद रखना 89 से, ठीक है 89 से। अगला है, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 1989 में, याद रखना। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से। साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 51 से 51 में विस्तारित है और ये संविधान के भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखना। हमारे संसद में, देखिए हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है, तो 6 महीने का। अगला है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का। कब, तो भाई याद रखिएगा सभी साथी 1956 में, मैंने यहाँ क्वेश्चन ऐड कर दिया है। देखिए भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची, अनुच्छेद और भाग थे, तो 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ये मैंने आपको बताया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के कुल कितने अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग है, याद रखना। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा, तो याद रखिए अनुच्छेद 32 को। अगला है, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किया गया था, तो 1952 में। 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुआ था, याद रखना। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया जाता है, तो राइट आंसर होगा 13 मई 1952 को। देखिए कब किया गया था, तो लोकसभा का पहला सत्र जो है ये 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है, तो भाई राइट आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय। चलेगा, आज का अगला क्वेश्चन है, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वे अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेंगे, तो भारत के उपराष्ट्रपति को, याद रखना। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो अक्टूबर 2005 में। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं, तो मूल कर्तव्य कुल 11 हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था, तो देखिए राइट आंसर होगा सन 1982 में और केरल में किया गया था, याद रखिए। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था, तो भारत में स्थापित होने वाला पहला नगर निगम था चेन्नई नगर निगम। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था, तो राजस्थान ने, याद रखना। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या है साथियों 45, याद रखना 45। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा, तो याद रखिएगा 5 वर्ष। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में
कितनी भाषाओं को मान्यता थी? तो मैंने आपको बताया इसी क्लास में 14 भाषाएं, और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो भाई भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख यह अनुच्छेद 52 में है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 356 याद रखिएगा। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 1978 में, यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, याद रखना। अगला है, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ तथा यह कब से कब तक चला था? तो देखिए, भारत में पहला आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में, दूसरा लगा था 1971 में और तीसरा 75 में। तो याद रखिए, भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 में लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, माफ करना यार, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, ठीक है। और देखिए, अब तक 3 बार जो है आपातकाल लग चुका है। पहला लगा था 1962 में, 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय, दूसरा 1971 में और तीसरी बार 1975 में लगा था, ठीक है। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो देखिए, भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध के समय लागू हुआ था, मैंने बताया आपको। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को पंचायत समिति कहा जाता है। साथियों, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो अभी मैंने आपको, देखिए, राष्ट्रपति शासन पहली बार जो है आपका ये पंजाब में लगा था, न कि राजस्थान में। पंजाब में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन आपका लगा था, ये चीज़ आपको याद रखना है। साथियों, यहाँ राजस्थान गलती से टाइप हो गया है, आपको याद रखना है पंजाब में 51-52 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है, पंजाब में। अगला है, भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यह बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो याद रखिएगा, जीबी मावलंकर। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अगला है, किस मिशन के अंतर्गत, देखिए, किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? तो क्रिप्स मिशन के तहत। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? तो 20 फरवरी सन 1947 को। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को ही। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, अभी तक किसी भी भारतीय महिला को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, याद रखना। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हरगोविंद खुराना, याद रखना। अच्छा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखना, अभी तक किसी भी भारतीय महिला को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। अगला है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में दिया गया था, याद रखना। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिए, किसी भी भारतीय महिला को अब तक साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मदर टेरेसा। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो किसी भी भारतीय महिला को अब तक नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है।
ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर होगा भानु अथैया। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया। भानु अथैया तो महिला ही थी ना। अगला क्वेश्चन है, सेना अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भाई भारत के सेना अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, याद रखिएगा, कोंडेरा मडप्पा करियप्पा। ठीक है। अगला है, नौसेना अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो एडमिरल आर.डी. कटारी। ये स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए अगला है, वायुसेना प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी। अगला है, भारतीय सशस्त्र बलों की किसी भी शाखा की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, पद्मावती बंदोपाध्याय। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों हॉफडेन टी महलर। ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के पहले महानिर्देशक बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो शरद पवार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा ये गलत लग रहा है साथियों। सही है, ये गलत नहीं है। देखिए सी राजगोपालाचारी करेक्ट होगा। देखिए इनके साथ साथ और 2 व्यक्ति को दिया गया था साथियों वर्ष 1954 में भारत रत्न। कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, इनके साथ आपको मैंने अभी बताया, आपको लाल बहादुर शास्त्री थे, माफ करना लाल बहादुर शास्त्री नहीं यार, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, माफी चाहते हैं। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CB रमन। ठीक है, CB रमन, इन तीनों को एक साथ 1954 में जो है ना प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन में जो भी आपका रहे वो राइट आंसर होगा, या तो सी राजगोपालाचारी होगा, या तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा, या तो डॉक्टर CB रमन होगा। तीनों को एक ही साथ ये दिया गया था, याद रखिएगा, भारत रत्न। ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये तो मैंने बताया आपको, रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन। अगला है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो CB रमन। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हरगोविंद खुराना। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुकुमार सेन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए राइट आंसर होगा बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो राइट आंसर होगा साथियों अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में। अगला है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर है चीन में। अगला है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो साथियों राइट आंसर है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? याद रखिएगा विटामिन A की कमी से। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने, यानी JL बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो देखिए मछली जो है ये गिल्स यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों राइट आंसर है भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय का। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मारा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो याद रखिएगा मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है साथियों सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा संतोष यादव।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी मैंने बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो राजा राममोहन राय जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि दिल्ली में है, उसका नाम क्या है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो साथियों राइट आंसर है महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य या कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी किस देश को सूर्योदय का देश यानी उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है? तो जापान को। क्वेश्चन नंबर 408, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है साथियों 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गोवा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा साथियों देवनागरी लिपि। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो देखिए, हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यानी यूनान से हुई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो मास्को ओलंपिक 1980 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद में होता है? तो देखिए, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसान में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो राइट आंसर होगा शहनाई में। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो करेक्ट है सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो साथियों राइट आंसर होगा रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यानी पीलिया रोग जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को, यकृत यानी लीवर को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 4 वेदों में सबसे प्राचीन है साथियों ऋग्वेद। अगला है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1951 में। चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं? तो ब्लड ग्रुप ओ को। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है साथियों नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे सितारे और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार है ना, सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? याद रखिएगा हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर होगा मिहिर सेन। और महिला मैंने बताया आरती साहा। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है?
तो वर्षा के बूंदे जो गोल होते हैं उसका कारण है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन, याद रखिएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक तल के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो 10 का पावर 10, देखिए 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो याद रखिए बैगनी का। और किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का, याद रखना। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हेडलाइट में पूछा है तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का, याद रखिएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो याद रखिए उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। और 2011 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी। देखिए अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिएगा 12 सदस्य। अगला है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किए गए थे? तो 1901 से। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों बांग्लादेश की मुद्रा है टका। रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। मुझे लगता है आप लोगों का बहुत क्वेश्चन जो है वो रिवीजन हो गया होगा और बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आप लोगों ने आज सीख लिया होगा। अगला है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। पायरिया, देखिए पायरिया रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? याद रखिएगा गोदावरी नदी के किनारे पर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है। अगला है पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम को कहाँ स्थापित किया था? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े यानी 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो साथियों ये पूर्णिमा के दिन लगता है, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो याद रखिए 120/80। ठीक है। अगला उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने। अगला है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था प्रथम एशियाई गेम्स यानी फर्स्ट एशियन गेम्स। चलेगा। आज का अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैंने आपको बताया इसी क्लास में बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो देखिए हरियाणा राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, जो कि सोनीपत में स्थित है। ठीक है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो याद रखिए अनिल कुंबले। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिया था। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी। आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर चोटी। देखिए किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो याद रखिएगा चीन की। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है साथियों? याद रखिएगा क्यात।
चलिए अगला है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो शोभमंडल में। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध ने जिस टाइम गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, तो वह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो याद रखिएगा सिक्किम की। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत का मेट्रो पुरुष किनको कहा जाता है? तो श्रीधरन जी को। क्वेश्चन नंबर 493, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो याद रखिए मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो 1761 ईस्वी में, याद रखना। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय होती है? तो 3 महीने की। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, NH7 नहीं। NH7 का नाम बदलकर अभी NH44 हो गया है। NH44 याद रखना, NH44, ठीक है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर होगा चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखिए जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था, इसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, ठीक है। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो देखिए केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों पूरे 500 क्वेश्चन मेरे क्लास में आपको करा दिए। ऑल द बेस्ट सभी को। बस इस बार बिहार पुलिस में अपनी एक सीट पक्की करके आना। आज का ये क्लास रिवीजन क्लास था। आपको पूरे क्वेश्चन बिल्कुल रिवीजन हो गए, माइंड में सेट हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए जानने को मिले और बाकी पुराने क्वेश्चंस तो आपके सारे रिवीजन हो ही गए। तो आज का क्लास कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस क्लास को फैला दीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जहां आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। यूट्यूब का नंबर 1 क्लास मैंने आपको कराया आज, बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम समय में 500 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया। कैसा लगा है आपको आज का क्लास ज़रूर बताइएगा। और ऑल द बेस्ट सभी को। चैनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, जाइए और देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।